14 साल का आसिफ, गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक मंदिर में पानी पिया था और उसके साथ जो बेरहमी की गई और जिस शख्स ने बेरहमी की उस शख्स को किस तरह से फर्जी धार्मिक ठेकेदार जो हैं उसे ब्रेन वॉश कर रहे थे और उंगली एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी की तरफ उठ रही है। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा आसिफ की दास्तान के साथ। जानते हैं आसिफ का गुनाह सिर्फ इतना था कि आसिफ एक मंदिर गया और उसने वहां से पानी पी लिया। हमारे धर्म में भी तो लिखा हुआ है ना कि पानी पिलाना पुण्य की बात है। मगर श्रृंगी यादव नाम के एक युवा ने अपनी मर्दानगी एक 14 साल के बच्चे के साथ दिखलाई, उसकी बेरहमी के साथ पिटाई करके। दोस्तों, बेरहमी के साथ पिटाई करके। और यही नहीं, उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल में उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया। अपनी बेरहमी को, अपनी बदतमीजी को, अपनी बेशर्मी को इसने पूरी दुनिया को दिखाया और पूरी दुनिया स्तब्ध थी। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने वाला हूं। मैं वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों आपको। यहां देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं श्रृंगी यादव किसी समारोह में है और यहां पर एक तथाकथित धार्मिक ठेकेदार यति नरसिंहानंद सरस्वती प्रवचन दे रहा है। इस वीडियो में देखिए किस तरह से इंस्पायर्ड, किस तरह से प्रेरित यह श्रृंगी यादव दिखाई दे रहा है। कौन है यति नरसिंहानंद सरस्वती? दोस्तों, वायर की इस खबर के मुताबिक इस आदमी ने इस तरह के बयानात दिए हैं। ठीक दिल्ली दंगों से पहले इसने जहरीले भड़काऊ बयान दिए थे। कायदे से चार्जशीट में, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इसका नाम भी होना चाहिए था, मगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट तो मजाक के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं उनका नाम नहीं है। प्रवेश साहिब सिंह जो खुलेआम कहते हैं कि शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुसकर आपकी बेटियों का बलात्कार करेंगे, उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। कपिल मिश्रा जो खुलेआम कहता है कि आज तो पुलिस है मगर कल जब पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी जब ट्रंप चले जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली के दंगे होते हैं, 60 के करीब लोग मारे जाते हैं, चार्जशीट में इन लोगों का नाम नहीं है। यह वो शख्स है जो दोस्तों जो खुलेआम दिल्ली दंगों से पहले जहरीले बयान दे रहा था। इसने यह तक कहा था वायर की इस खबर के मुताबिक कि मुसलमान राक्षस है। इसने यह तक कहा था वायर की इस खबर के मुताबिक कि मैं नाथूराम गोडसे का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो आप क्या सोचते हैं श्रृंगी यादव को किस तरह की शिक्षा मिलेगी, बताइए। और अब यह तस्वीर देखिए, यहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती को आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह के साथ, केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह के साथ। वही गिरिराज सिंह जिन्होंने 2014 में ही कह दिया था कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएं, और उसके बाद लगातार यह आदमी जो है इसी तरह के भड़काऊ और वाहियात अनर्गल बयान देते रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर किसी मुस्लिम युवा ने किसी हिंदू बच्चे के साथ इस तरह का कोई अत्याचार किया होता और इसी तरह से उसके ताल्लुकात किसी कांग्रेस के नेता, किसी आम आदमी पार्टी के नेता या किसी समाजवादी पार्टी के नेता के साथ जुड़ते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मीडिया में उसको लेकर क्या बवाल हो रहा होता। मैं गिरिराज सिंह का यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब ये दो तस्वीरें और देखिए आप, कपिल गुर्जर और शिखर अग्रवाल। कपिल गुर्जर वो शख्स है दोस्तों जिसने शाहीन बाग में जाके गोली चलाई थी और उसके बाद बीजेपी में बाकायदा इसे शामिल किया गया। बीजेपी के नेता मौजूद थे, बाद में बवाल हुआ और बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा। शिखर अग्रवाल कौन है? बुलंदशहर में हिंसा होती है, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, एक हिंदू, एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है और शिखर अग्रवाल जो है आरोपियों में शामिल होता है। शिखर अग्रवाल को बीजेपी के नेता सम्मानित करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि हर तरह की अराजकता के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं और इस तरह की अराजकता को बढ़ावा देकर आप मेरे समाज को किस दैत्य में परिवर्तित करना चाहते हो? आप मेरे समाज में कितनी अराजकता फैलाना चाहते हो, बताओ। मेरा मन होता है कि मैं काश आसिफ से मिल पाता और उसे गले लगाकर उससे माफी मांगता।
कि मेरा समाज आसिफ तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाया। मैं माफी मांगता हूं तुमसे आसिफ कि यह समाज जो है यह भी नहीं देख रहा था कि एक प्यासा बच्चा सिर्फ पानी पी रहा था और उसके साथ बेरहमी की गई, एक बच्चे के साथ बेरहमी की गई। मगर फिर इस समाज में इससे पहले कुछ ऐसी मिसालें सामने उभर कर आई हैं। एक 8 साल की मासूम का बलात्कार होता है और ये दो भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारियों के पक्ष में जम्मू में रैली निकालते हैं। यानी कि हमारा समाज ना आसिफ के साथ ना आसिफा के साथ इंसाफ कर पाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं? एक के बाद एक ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो हमें आईना दिखा रही हैं। हिंदुओं को बरगलाने के लिए हमारे पास ऐसे कथित धार्मिक ठेकेदार हैं जो उन्हें जहर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी नसों में जहर जो है वो प्रवाहित करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इससे हमारा धर्म और उसकी आध्यात्मिक सोच बढ़ तो नहीं रही है ना। तुम मेरे धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद का अपमान कर रहे हो। उनके नाम को लेकर ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। तुम्हें किसने हक दिया हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने का? वाकई बहुत शर्म की बात है दोस्तों। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, सॉरी आसिफ, और मैं उस ट्रेंड के साथ हूं। मासूम बच्चों के साथ, बेबसों के साथ, बेकसूरों के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भी ताकत के बल पर। उस स्वामी नरसिंहानंद ने कहा कि मुसलमान राक्षस है, मगर तुम्हारी शिक्षा बतला रही है कि राक्षस दरअसल कौन है, और तुम्हारी उस शिक्षा का असर बतला रहा है कि दरअसल राक्षस कौन है। यह आईना आपको खुद को दिखलाना होगा। हकीकत यह, काश मेरी इस अपील कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नफरत के खिलाफ अपील करें, काश मेरी इस अपील का कोई फायदा होता। क्योंकि न जाने क्यों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जहर को फैलाने से हमारा राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शमशान पर राज करने से फायदा किसको है? आप देश को किन हालात में, देश के हालात को किस तरफ ढकेल रहे हैं और देश को आप क्या तब्दील करते जा रहे हैं, आपको यह सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी धनी पॉलिटिकल पार्टी, और सोच के लिहाज से निहायत ही संकीर्ण विचारधारा, सोच के लिहाज से आप देखिए इनकी सोच क्या है। यह बहुत बड़ा आईना है जो हमें दिखा रहा है। आसिफ के साथ जो ये बेरहमी हुई है ना, यह पूरे समाज को आईना दिखा रहा है। बेबाक में आज का दूसरा विषय है ममता बनर्जी का डबल पंच। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी बाकायदा बाहर आ गई हैं और इसी तरह से व्हील चेयर में बैठकर वो अब प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। खबर यह भी है कि यशवंत सिन्हा जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं कि अटल जी की सरकार में, चंद्रशेखर जी की सरकार में ये मंत्री भी रहे थे। खबर यह नहीं है क्योंकि यशवंत सिन्हा के शामिल होने से कोई टीएमसी को जीत नहीं मिल जाएगी, मगर यशवंत सिन्हा ने कहा क्या, इस पर गौर कीजिए आप। उन्होंने कहा कि जब कांधार अपचालन हुआ था, कांधार भारतीय विमान का अपचालन हुआ था और उसे कांधार ले जाया गया था, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने वाजपेयी सरकार, क्योंकि वो सरकार में शामिल थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ले जाओ और मैं खुद को बंधक के तौर पर देने को तैयार हूं। क्या कहा यशवंत सिन्हा ने, पहले आप सुनिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो
कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है ना। आप जानते हैं, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 10:30 बज रहे हैं। इस वक्त तक, यह खबर कल की है, इस वक्त तक बीजेपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शांता कुमार, जो उस वक्त वाजपेयी सरकार में शामिल थे, उनसे जब द हिंदू ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर यह खबर झूठी होती तो भारतीय जनता पार्टी अब तक ढोल नगाड़ों के साथ सामने आ जाती। मगर बीजेपी जानती है कि अब वो दूसरी गलती नहीं कर सकती। पहली गलती कौन सी थी? ममता बनर्जी को जब चोट लगी, देखिए दोस्तों, मैं अब भी चोट कह रहा हूं, मैं उसे हमला नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि बीजेपी ने उन पर हमला कराया। मेरे पास इस वक्त कोई प्रमाण नहीं है कि टीएमसी ने यह ढोंग रचा, नहीं। मगर जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो बीजेपी सीधा, इन दो नेताओं ने सीधे बयान दे दिया, कैलाश विजयवर्गीय हो, अमित मालवीय हो, इन्होंने सीधे बयान दे दिया कि नौटंकी कर रही है। इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया पश्चिम बंगाल की जनता को। अब यह बयान सामने उभर कर आया, किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपने आप को आतंकवादियों को सौंपने को तैयार हूं, बदले में वो करीब जो 150 भारतीय आतंकवादियों के कब्जे में, उन्हें छुड़ा लीजिए। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं दोस्तों। जो चोट उन्हें गरुलिया बाजार में लगी, नंदीग्राम में लगी, वो आप देख चुके हैं। आप ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर उस वक्त जब वामपंथी सरकार के साथ वो संघर्ष कर रही थी तो उनके सिर पर चोट लगी थी। ममता बनर्जी हमेशा एक फाइटर रही हैं और यही डर बीजेपी को सता रहा है। मगर ममता बनर्जी के पक्ष में भारत का किसान भी आ गया है। एक वीडियो दिखाता हूं। राकेश टिकैत जो हैं वो नंदीग्राम पहुंचे। यहां सबसे पहले इस वीडियो में देखिए, राज्यसभा की सांसद डोला सेन उनके स्वागत के लिए पहुंची है। वीडियो आप देख रहे हैं। अब पत्रकार साक्षी जोशी के ट्विटर हैंडल से मुझे यह वीडियो मिला है जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए ये वीडियो। और इस तरह से तमाम किसान जो हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में डेरा गाढ़े हुए हैं और इनमें से कई लोग बांग्ला भाषा में अपनी बात रख रहे हैं। किसान कह रहा है कि यह सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, बरगला रही है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। मुझे बहुत अटपटा लगा दोस्तों कि तेजी का दम भरने वाला एक चैनल, उसकी एक एंकर ने राकेश टिकैत के साथ इंटरव्यू किया और सवाल किया कि राकेश जी, आप तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, आप तो ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। मुझे यह सवाल इतना वाहियात और इतना अजीबोगरीब लगा। और खासकर देखिए, कह कौन रहा है? ये वो पत्रकार हैं, ये वो एंकर हैं जो खुलेआम अपने चैनल के अंदर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं खुलेआम। ये खुलेआम अपने डिबेट्स के अंदर विपक्ष पर ही हमला साधते हैं। इनसे आप निजी तौर पर बात करें तो ये लोग जो हैं, इनके मन में सपना है कि काश मैं कभी बनारस से चुनाव लड़ूंगी या लड़ूंगा। इनके तमाम सपने हैं दोस्तों, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना। इनके चैनल्स खुलेआम बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। मगर जब राकेश टिकैत, जो एक किसान हैं, जो एक आजाद नागरिक हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकते। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं हम कोई टीएमसी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ट्रैक्टर भी वही है, आदमी भी वही है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल कर दिल्ली सुन ले। जब भी अरे वो ट्रैक्टर को रोकता था कोई, दिल्ली में जाने ट्रैक्टर कौन रोकता था? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ प्रचार का एक पूरा हुजूम जो है इस वक्त कोलकाता में निकल पड़ा है, क्योंकि एक बाकायदा रैली निकाली गई थी जिसमें कहा गया था नो वोट टू बीजेपी, यानी कि आप किसी को भी वोट दें मगर बीजेपी को वोट ना दें। यह पूरा प्रचार जो है इस वक्त चलाया जा रहा है कोलकाता में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राकेश टिकैत
एक स्वतंत्र आजाद नागरिक, गैर राजनीतिक, वो किसी के पक्ष में भी प्रचार प्रसार कर सकता है। मगर इन चैनल्स को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो पत्रकारिता के नाम पर। क्या तुम्हें अपनी पत्रकारिता को लेकर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पत्रकार तो ये खुलेआम कहते हैं, जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि सुरक्षा का जिम्मा कोई सरकार का थोड़ी ना होता है, सुरक्षा का जिम्मा तो सेना का होता है। यानी कि जब बालाकोट में हमले में राजनीतिक मालपुआ बटोरना हो तो इसका श्रेय सीधा मोदी जी को जाएगा, मगर जब देश को कोई झटका लगेगा जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाएंगे, तब इसका दोष ये लोग सीधे सेना पर मढ़ देते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग। तो कृपया ये चैनल्स दूसरों पर सवाल न करें कि आप एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी का मोहरा क्यों हैं। इन्हें कोई अधिकार नहीं है करने का, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ना इन्हें पत्रकारिता समझ आती है, ना इन्हें सामाजिक सरोकार समझ आते हैं, कुछ भी इन्हें समझ नहीं आता। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल के चुनाव कौन जीतेगा। यकीनन ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, उसके बाद वहां की चुनावी फिजा में एक परिवर्तन को आप महसूस कर सकते हैं। मगर आप एक बात भूल रहे हैं, वो बात यह कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीटों का आंकड़ा बहुत कम था, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं, दुनिया की धनी पार्टियों में से एक है। उसके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है जिसके बारे में जिनकी कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मीडिया प्रचार प्रसार करता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, बेबाक जैसा कार्यक्रम, ये द लाइव टीवी जैसा जो एक चैनल है, वो लाखों तक पहुंचता है। मगर मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया जो अखबारों के जरिए या जो न्यूज चैनल्स के जरिए जिसका प्रचार प्रसार होता है, वो करोड़ों तक पहुंचता है। हम आपके सामने हकीकत बतलाते हैं सरकार की, उनसे सवाल करते रहते हैं, मगर ये तो सवाल ही नहीं करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अब ये कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी सुपड़ा साफ कर देंगी, वो गलत फहमी में ना रहें। ये चुनाव अब भी खुला हुआ है, अब भी कांटे का हो सकता है। और ये ना भूलें 2 मई को नतीजे आने हैं, तो बहुत लंबा वक्त है, अभी बहुत लंबा वक्त है। इसलिए हम सब इंतजार करें। 8 चरणों का मतदान है पश्चिम बंगाल में, यह भी ना भूलें। यानी कि 3 चरणों में आपने तमिलनाडु निपटा दिया और 8 चरण चाहिए आपको पश्चिम बंगाल के लिए। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, मैं अब भी ईवीएम वाली थ्योरी में विश्वास नहीं करता, मगर यकीनन पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर तीसरा फैक्टर ना भूलें, वामपंथी दल और कांग्रेस। ये किसी और को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनावी नतीजे आ गए, वो गलतफहमी में ना रहें। बेबाक में बस इतना ही। आप विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।